लास्ट वीडियो में हम लोग ने हाई कोर्ट के इनहेरेंट पावर्स को डिस्कस किया था, जिसमें हम लोग ने समझा था कि इनहेरेंट पावर्स का क्या रोल है हाई कोर्ट में, ठीक है, और ये कैसे यूज होती है। आज के लेक्चर सीरीज में हम कुछ स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, यानी कि अपने बीएनएसएस की कुछ स्पेसिफिक डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे, जो हमको ओवरऑल हर सेक्शंस में या फिर हर एक टॉपिक में देखने को मिल सकती है। तो उसका एक प्रॉपर एक एप्रोप्रिएट ओवरव्यू लेंगे। तो चलिए समझते हैं डेफिनेशंस को। लास्ट वीडियो में हम लोग इनहेरेंट पावर्स को पढ़ रहे थे, यानी कि हाई कोर्ट की इनहेरेंट पावर्स जो बाय बर्थ उनको दी गई है, उसको हम लोग पढ़ रहे थे, जो दिया गया था सेक्शन 528 बीएनएसएस में। आज की वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स, यानी कि डेफिनेशंस को, जो ओवरऑल हमको सीआरपीसी यानी कि बीएनएसएस में देखने को मिलेगी। तो हमारा सेक्शन 2 है आज का टॉपिक। सेक्शन 2 बात करता है डेफिनेशंस के बारे में। किसके बारे में? डेफिनेशंस के बारे में। कौन सी डेफिनेशंस? वो डेफिनेशंस जो यूज हुई है ओवरऑल बीएनएसएस में, ठीक है। तो एक एक करके समझते हैं। पहला हमारा दिया गया है ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक। क्या मतलब हुआ इसका? ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक क्या मतलब हुआ? देखिए, ऐसा कम्युनिकेशन डिवाइस, ठीक है, इसका मतलब हुआ ऐसा कम्युनिकेशन डिवाइस जो यूज हो रहा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, या फिर किसी स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन की रिकॉर्डिंग के लिए, कुछ सर्च एंड सीजर ऑफ एविडेंस के लिए, किसी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का ट्रांसमिशन के लिए, या कोई भी अदर पर्पस जो स्टेट गवर्नमेंट को लगता है हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक जनरल मीनिंग यही आपको बता रहा है कि यहाँ पे ये एक कम्युनिकेशन डिवाइस है, ठीक है। ये कम्युनिकेशन डिवाइस है जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए यूज किया, यूज फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है। इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ इसमें प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन होगा, यानी कि हम लोग इसका यूज करते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए। कोई जैसे कोई चीज कोई किसी चीज को आइडेंटिफाई करना है, या किसी के बारे में जानकारी मतलब लेनी एज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, यानी मतलब कोई भी इंसिडेंट हुआ है, कोई भी क्राइम अगर हुआ, तो उससे रिलेटेड हम उसकी वीडियोग्राफिंग करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब हम कैसे करें? कोई स्पेसिफिक चीज ही नहीं है, कोई स्पेसिफिक प्रॉपर टूल ही नहीं है, अब हम कैसे करें? तो ये इलेक्ट्रॉनिक वीडियो, जो ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड जितनी भी चीज होगी, उसमें हम लोग उसका डिवाइस यूज करेंगे। देखिए, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक पहले हमारे सीआरपीसी में नहीं दी गई थी, तो इसको ये न्यूली एडेड है, ठीक है। सेक्शन 2 का क्लॉज ए न्यूली एडेड है, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक, ये यहां पहले नहीं दी गई थी, ठीक है। सेकंड यहां पे बात की गई है बेल के बारे में, ठीक है। सेकंड यहां पे बात की जा रही है किसके बारे में? अब बेल के बारे में। देखिए, ये भी न्यूली एडेड है, ये बेल भी यहाँ पे न्यूली एडेड है। पहले यहाँ पे बेल नहीं हुआ करता था, सिर्फ और सिर्फ बेलेबल ऑफेंस होता था, अब ये बेल है यहाँ पे। तो सेक्शन 2 क्लॉज बी में बेल ऐड की गई है। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ रिलीज ऑफ अ पर्सन, ठीक है। इसका मतलब जनरल मतलब होता है रिलीज ऑफ अ पर्सन, ठीक है। कोई, या मान लीजिए कोई एक्यूज है या फिर सस्पेक्ट कर रहे हैं, कहां से? कस्टडी ऑफ लॉ, कस्टडी से, ठीक है। अब वो चाहे पुलिस कस्टडी भी हो सकती है, फिर जुडिशियल कस्टडी भी हो सकती है, यानी कि उसको कोर्ट अपने पास रखी है ऐसे पर्सन को, या पुलिस रखी है, तो वो अपनी अगर कस्टडी से उसको हटा रहे हैं, अपनी कस्टडी से उसको छोड़ रहे हैं, या अपनी कस्टडी से उसको दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हैं, दैट मीन्स कि उस पर्सन को बेल दी जा रही है, ठीक है। अब बेल से रिलेटेड प्रोविजन हम लोग आगे एप्रोप्रिएट मैनर में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। देखते हैं बेलेबल ऑफेंस क्या है, इसी से रिलेटेड इसकी मीनिंग है, ठीक है। अभी हम लोग बेल पढ़ के आए, अब ये बेलेबल ऑफेंस आ गया। बेलेबल ऑफेंस सीआरपीसी सेक्शन 2A में पहले दिया गया था, और अब इसमें कहा दिया है? 2C में दिया है, ठीक है। अब यहां पे बात की जा रही कि वो ऑफेंस बेलेबल होगा जो यहाँ पे फर्स्ट शेड्यूल में दिया गया है, और नॉन बेलेबल ऑफेंस बेलेबल के अलावा जो दूसरा कोई ऑफेंस हुआ उसके बारे में बात की गई है। अब देखिए, शेड्यूल 1 में तो हम बाद में जाएंगे। इन जनरल बेलेबल ऑफेंस का मतलब ये हुआ कि कोई ऐसा ऑफेंस जो ज्यादा सीरियस नहीं है, जो ज्यादा हीनियस क्राइम नहीं है, जिसमें कोई इंडिविजुअल जैसे किसी को अरेस्ट किया गया है, उसके ऊपर जो चार्जेस लगाए गए हैं वो इतने सीरियस ऑफेंसेस के नहीं है, वो आम मुकदमे के मैटर है। जैसे कि चोरी का मामला हो गया, कोई भी ऐसा हो गया सिचुएशन जिसमें ज्यादा इतना इफेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, वो ज्यादा एकदम एक्यूरेट और एकदम इतना हीनियस क्राइम नहीं हुआ उस ऑफेंस में, तो ऐसा मैटर जहां पे बेल मिलने की चांसेस बनती है, तो वहां उस ऑफेंसेस को यहाँ पे बेलेबल ऑफेंस कर उस ऑफेंसेस को यहाँ पे बेलेबल ऑफेंस बोला जाता है, ठीक है। जो ज्यादा सीरियस क्राइम नहीं होते, जो नॉट हीनियस इन
नेचर होते हैं, यानी कि लेस सीरियस। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब डी क्या है, डी इससे फिर रिलेटेड आ गया यहाँ पे। फिर यहाँ पे बात की जा रही है अब डी में बेल बॉन्ड के बारे में। देखिए, बेल बॉन्ड बी न्यूली एडेड है सेक्शन 2D में, पहले बेल बॉन्ड नहीं हुआ करता था। ठीक है, बेल बॉन्ड का मतलब होता है किसी पर्सन को रिलीज करना विथ श्योरिटी, अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विथ श्योरिटी। श्योरिटी का मतलब यहां पे हुआ कि कोई स्पेसिफिक अमाउंट दे के या कोई स्पेसिफिक कंडीशन को फॉलो करते हुए यहां पे आपको बेल बॉन्ड भरवाया जाता है। ठीक है, जब अपराधी अपनी सजा काट लेता है, मतलब एक स्पेसिफिक लीगल फॉर्म होता है। ठीक है, जो पुलिस की स्पेसिफिक अथॉरिटी द्वारा भरवाया जाता है विद सम स्पेसिफिक श्योरिटी अमाउंट, जिसमें वो स्पेसिफिक नेसेसरी कंडीशन को वो फॉलो करेगा एक्यूज, और अगर वो यहाँ पे उस स्पेसिफिक कंडीशन को फॉलो नहीं करता है तो उसका यहाँ पे बेल बॉन्ड रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, या फिर उसका टर्मिनेशन हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बेल बॉन्ड है, फिर आगे यहाँ पे सेक्शन 2E बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड यहाँ पे पर्सनल बॉन्ड की बात की जा रही है यहाँ पे, कि कोई भी बॉन्ड हो गया, जैसे कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट है दो इंडिविजुअल का, ए बी कुछ स्पेसिफिक रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, आपस में दोनों लोग एग्रीमेंट कर रहे हैं, इतना इतना अमाउंट देंगे, इतनी तारीख को देंगे, आप हमसे ये चीज खरीदेंगे, आप हमको ये चीज, उस चीज का ये पैसा इस टाइम पे लौटाएंगे। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक बॉन्ड है, ये पर्सनल बॉन्ड होता है। सेक्शन 2F बात करते हैं यहाँ पे चार्ज के बारे में। किसके बारे में बात यहाँ पे की जा रही है सेक्शन 2F में? चार्ज के बारे में। ये पहले CRPC 2B में था। ठीक है, इसकी मीनिंग CRPC 2B में थी, अब ये 2F में आ गई है, BNSS में। चार्ज की जनरल मीनिंग होती है कि यहाँ पे कोई स्पेसिफिक मैटर अराइज हुआ है, तो उसमें कितना अमाउंट ऑफ चार्ज उसके ऊपर लगेगा या कितने स्पेसिफिक टाइम पीरियड तक वो चार्ज लगेगा, उसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, चार्ज में इसमें ऐसा कुछ खास बात नहीं लिखी गई है। कंटेन द अमाउंट ऑफ पनिशमेंट, इट कंटेन्स द अमाउंट ऑफ पनिशमेंट। ठीक है, अभी के लिए इतना जान लीजिए इसमें। अब यहां पे बात की जा रही है कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं? वो ऑफेंसेस जिसमें पुलिस पावर अप्लाई की होती है, या फिर पुलिस के पास अथॉरिटी रहती है उसमें एक्शन लेने की। कॉग्निजेंस यानी कि यहां पे पुलिस अपने पावर का इस्तेमाल करके उस स्पेसिफिक मैटर में एक्शन ले सकती है। ठीक है, ये पहले डिफाइन था CRPC, ये पहले डिफाइन था CRPC 2C में, अब दे दिया गया है सेक्शन 2G में। वो ऑफेंसेस जिसमें पुलिस की अथॉरिटी है, जिसमें पुलिस को पावर दी गई है उस स्पेसिफिक मैटर में एक्शन लेने की। ठीक है, ये था आपका सेक्शन 2G। अब देखते हैं सेक्शन 2H को। 2H बात करते हैं यहाँ पे कंप्लेंट के बारे में। ठीक है, जो पहले डिफाइंड था CRPC 2D में। कंप्लेंट के यहाँ पे मेनली बात की जा रही कोई भी ऐसा एलिगेशन जो ओरल फॉर्मेट में हो सकता है या फिर रिटन फॉर्मेट में हो सकता है, यानी कि कोई ऐसा एलिगेशन, कहने का मतलब कोई ऐसा इल्जाम जो ओरल में भी है या फिर रिटन में भी हो, जो किसको सबमिट किया जाता है? मजिस्ट्रेट को, यानी कि कोर्ट में सबमिट किया जाता है। देखिए, जो कंप्लेन होती है वो, इसमें पुलिस रिपोर्ट इंक्लूड नहीं होती, यानी कि इसमें पुलिस का कोई हाथ नहीं रहता। ठीक है, कोई जनरल कंप्लेन है, किसी की शिकायत करनी है, कोई जनरल एकदम बहुत ही लेस सीरियस का कुछ क्राइम हुआ है, या नॉर्मली जिसमें लगता है कि इतना सीरियस नेचर का क्राइम नहीं हुआ है, तो इसमें हमें इतना खास एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, हम इसको सिंपली मजिस्ट्रेट के पास भी जाके कह सकते हैं। या फिर कहने का मतलब है कि हमें FIR दर्ज नहीं करवानी है, या फिर ऐसी सिचुएशन भी क्रिएट हो जाती है कि हम FIR दर्ज करवाना चाहते हैं और पुलिस सुन नहीं रही है, तो हम मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेन कर देते हैं। तो यहाँ पे सारे जो एक्शंस होते हैं वो मजिस्ट्रेट ही लेती है, पुलिस का कोई रोल या उसकी अथॉरिटी यहाँ पे नहीं अप्लाई की जाती। ठीक है, ये था हमारा कंप्लेंट 2H में। 2I बात करता है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के बारे में। ये इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन भी यहाँ पे न्यूली एडेड है, CRPC में ये नहीं था। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है कि कोई भी ऐसा कम्युनिकेशन जो वर्बल, ओरल, रिटन, पिक्टोरियल या फिर वीडियोग्राफ फॉर्मेट में है, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के डिवाइस में भेजा जा रहा है। ठीक है, कंप्यूटर के फॉर्मेट में, मोबाइल में। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इस मींस ट्रांसफरिंग ऑफ डाटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस। ठीक है, बाय एनी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, या फिर मोबाइल फोन कह लीजिए एग्जांपल में, मोबाइल फोन। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक, अभी हम लोग पढ़ के आते हैं ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक। वो वहां पे बेसिकली बात की जा रही थी कि यहाँ पे
हम डिवाइस कौन सा यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की बात की जाए, यानी कि ट्रांसफरिंग ऑफ डाटा। इसमें स्पेसिफिकली कम्युनिकेशन को लेकर यहाँ पे बात की जा रही है, दो इंडिविजुअल को लेके, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक का जितना भी कॉन्सेप्ट आपको भी देखने को मिलेगा, ये सब नया ही एडेड है बीएनएसएस में। सीआरपीसी में ऐसा कुछ नहीं था, जो था सब रिटन फॉर्मेट में था, वीडियोग्राफ या फिर पिक्टोरियल फॉर्मेट में कुछ भी रिप्रेजेंटेशन कोई भी लीगल प्रोसीडिंग में नहीं होती थी, ठीक है। ये था 2I आपका इलेक्ट्रॉनिक डेफिनेशन, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। 2J यहाँ पे बात करता है हाईकोर्ट की, जो पहले सीआरपीसी 2E में डिफाइन था, अब ये यहाँ पे है 2J में। हाईकोर्ट का जनरली मीनिंग इसकी डेफिनेशन नहीं बताई जा रही कि एवरी स्टेट हैव ए हाई कोर्ट, ठीक है। हर स्टेट के पास अपना एक हाई कोर्ट है और उससे रिलेटेड उसका ज्यूरिडिक्शन उसके यूनियन टेरिटरी में अप्लाई किया जाएगा, जहां तक वो स्टेट में वो लॉ फॉल करता है या फिर वो एक्सटेंड करता है, ठीक है। ये यहां पे स्टेट के ज्यूरिडिक्शन के अंडर फॉल करता है, ठीक है। इसमें बताई जा रही, ये यहाँ पे हाईएस्ट कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील के लिए कहा जाता है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पहले जो कोर्ट यहाँ पड़ता है, ये यहाँ पे हाईएस्ट क्रिमिनल अपीलेबल कोर्ट, यानी कि कोई मैटर है, क्रिमिनल मैटर है, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी कि लोअर कोर्ट से रिजेक्ट होने के बाद कहां अपील पे जाएगा, हाई कोर्ट के अंदर जाएगा। ये यहाँ पे इसकी जनरल मीनिंग है। ये था 2J। 2 के बात करता है इंक्वायरी के बारे में, जो पहले सीआरपीसी 2G में डिफाइन थी। क्या बताना चाह रहा है इंक्वायरी? इंक्वायरी मींस जो यहां पे कोर्ट या फिर मजिस्ट्रेट करवाती है ट्रायल के अलावा, यानी कोई स्पेसिफिक इंडिविजुअल के बारे में कोई खुफिया खास स्टिंग ऑपरेशन या कोई भी जानकारी निकालनी है, तो वो इंक्वायरी जो होगी वो सिर्फ कोर्ट या फिर एप्रोप्रिएट मजिस्ट्रेट यानी कि कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट द्वारा ही होगी, ठीक है। वो इसमें ट्रायल का एक्सक्लूजन रहेगा, एक्सक्लूजन ऑफ ट्रायल। इसमें ट्रायल से कोई लेना देना हमें नहीं है, ठीक है। ये यहां पे बता रहा है इंक्वायरी का कॉन्सेप्ट 2K। 12 देखते हैं। 12 बात करता है हमारे इन्वेस्टिगेशन के बारे में, जो पहले सीआरपीसी 2H में डिफाइन था। इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है कि जनरली यहां पे एविडेंस का कलेक्शन करना। क्या मतलब है? कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस बाय आयो। आयो मींस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, कि यहां पे मजिस्ट्रेट को जो है या फिर मजिस्ट्रेट या फिर कोर्ट पुलिस को ऑर्डर करती है कि आप यहाँ पे स्पेसिफिक मैटर में स्पेसिफिक प्रोसीडिंग में इन्वेस्टिगेशन करिए और इसके खिलाफ एविडेंसेस को प्रेजेंट करिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारा जो मेथड जो मजिस्ट्रेट के बिहाफ में पुलिस करती है, ये यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस कहलाया जाता है। अब देखते हैं 2M, जो बात करता है जुडिशियल प्रोसीडिंग के बारे में, जो डिफाइंड है 2M में, जो पहले था सीआरपीसी 2I में, ठीक है। जुडिशियल प्रोसीडिंग मतलब वो प्रोसीडिंग जो एविडेंसेस के बेसिस में होता है, जो जनरली लीगली ओथ के बेसिस में की जाती है, यानी कि ओथ यहाँ पे दिलाई जाती है कोई यहाँ पे एविडेंस को प्रेजेंट करने के लिए। ऐसी प्रोसीडिंग जिसमें एविडेंस का यूसेज हो और यहाँ पे ओथ के बेसिस में यहाँ पे लीगल प्रोसीडिंग होता है और यहाँ पे वो सबमिशन उसका एविडेंसेस का ओथ के मैनर में किया जाता है। अब देखते हैं सेक्शन 2N को, जो बात करता है लोकल ज्यूरिसडिक्शन के बारे में, ठीक है, जो पहले यहाँ पे 2J सीआरपीसी में डिफाइंड था। लोकल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब हो गया मजिस्ट्रेट का इलाका, मजिस्ट्रेट या फिर कोर्ट का लोकल एरिया, जहां पे कोर्ट के पास पावर है अपने राइट्स, अपने पावर को एक्सरसाइज करने की उस स्पेसिफिक ज्यूरिसडिक्शन में। जैसे मान लीजिए ए का मैटर कोई स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लाई करते हैं और जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए का मैटर कोई स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में लाई करता है, तो वो जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हुआ जिसमें एक मजिस्ट्रेट को बैठाया गया है, वो जो मजिस्ट्रेट है वो अपने पावर को एक्सरसाइज करेगा उस स्पेसिफिक ज्यूरिसडिक्शन के अंदर, यानी कि जिस बाउंड्री में, जिस एरिया में, जिस क्षेत्रीय अधिकार में वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लाई करता है, तो वहां पे उसी स्पेसिफिक एरिया तक में ही उसी स्पेसिफिक एरिया में मजिस्ट्रेट अपनी पावर को एक्सरसाइज करेगा। तो उसके एरिया को यहाँ पे लोकल एरिया यानी कि लोकल ज्यूरिसडिक्शन बोला जाता है, ठीक है। देखते हैं सेक्शन 2O को।
जो बात करता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में, ठीक है, जो पहले डिफाइंड था 2L CRPC में। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब है कि यहां पे पुलिस की कोई अथॉरिटी नहीं है, पुलिस यहां पे बिना वारंट के नहीं गिरफ्तार कर सकती स्पेसिफिक एक्यूज को, यानी कि नो अथॉरिटी ऑफ पीओ पुलिस ऑफिसर, ठीक है, विदाउट वारंट। विदाउट वारंट यहां पे पुलिस ऑफिसर की कोई अथॉरिटी नहीं है कि यहां पे वो अपने राइट्स को यूज में ला सके, यानी कि उस पर एक्शन ले सके, ठीक है, ये यहां पे मजिस्ट्रेट द्वारा ही होगी। कॉग्निजेबल ऑफेंस में मजिस्ट्रेट से पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक है, यहां पे पूछने की जरूरत है। यहां पे आप पुलिस ऑफिसर अपनी पावर का इंप्लीकेशन नहीं कर सकता, यहां पे वो अपनी पावर को यूज नहीं कर सकता, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे 2P के बारे में। 2P के बारे में 2P बात करता है नोटिफिकेशन के बारे में, जो पहले 2M CRPC में दिया गया था, ठीक है। नोटिफिकेशन का मतलब यही है कि ऑफिशियल गैजेट जो बनाया जाता है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, उससे रिलेटेड कोई भी स्पेसिफिक रूलिंग आ गई या कोई स्पेसिफिक कोर्ट की जजमेंट्स आए जो एज अ इननेसेसरी, मतलब इन एप्लीकेबल तो सभी पे होंगे, तो उससे रिलेटेड जो भी नेसेसरी न्यूज़ या इन्फॉर्मेशन आती है उसी को यहाँ पे हम नोटिफिकेशन कहते हैं। जस्ट लाइक रूलिंग कह लीजिए या फिर स्टेट गवर्नमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। देखते हैं 2Q को, बात करता है ऑफेंस के बारे में, जो दिया था पहले 2N CRPC, ठीक है। इसको आप लिखते रहिए, पुरानी डेफिनेशन भी बता रहे हैं हम, साथ में नया डेफिनेशन भी बताया जा रहा है, तो एक कंसेप्ट क्लैरिटी आपको मिलती रहेगी। ऑफेंस का जनरल मतलब होता है कोई ऐसा एक्ट, कोई ऐसा ओमिशन जो लॉ के अगेंस्ट जा रहा है, ठीक है, जो एप्रोप्रिएट नहीं है। एनी एक्ट पनिशेबल बाय लॉ, बस इतना लिख लीजिए इसमें, कि कोई भी ऐसा एक्ट हम करते हैं जो कानून की नजरों में सही नहीं है, वो गलत है, तो वो यहाँ पे ऑफेंस का कंसेप्ट ले लेगा, वो यहाँ पे ऑफेंस के अंडर लाई करेगा, ठीक है। 2R क्या बात कर रहा है? ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, इंचार्ज के बारे में बात की जा रही है। कहने का मतलब है यहाँ पे हम स्टेशन हाउस ऑफिसर यानी कि SHO की बात कर रहे हैं, ठीक है। SHO को नहीं डिस्क्राइब किया, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि अगर यहाँ पे SHO एब्सेंट है कोई कारणवश, जैसे मान लीजिए तबियत खराब, इलनेस है या कोई काम से बाहर गया है, तो SHO के जस्ट लोअर रैंक वाला जो होगा, इससे जस्ट लोअर रैंक पर्सन जो होगा, वो यहाँ पे SHO का रोल प्ले करेगा, प्लेस द SHO रोल, ठीक है। लेकिन वो कांस्टेबल, ठीक है, कांस्टेबल नहीं होना चाहिए, ये नहीं कि एकदम नीचे चलेगा, बस हल्का सा थोड़ा सा नीचे जाना है SHO के, और वो अगर एब्सेंट होगा तो वो यहाँ पे ऑफिसर इंचार्ज का रोल प्ले करेगा। SHO जनरली मीन्स वही होता है स्टेशन हाउस ऑफिसर, जो कह लीजिए स्टेशन उस चौकी का ओनर होता है, कहने का मतलब, ठीक है। 2R, फिर हम देखते हैं 2S। 2S यहाँ पे बात करता है प्लेस के बारे में, जो पहले यहाँ पे 2P CRPC में हुआ करता था। 2P यहाँ पे बता रहा है आपको, सॉरी 2S जो है यहाँ पे बता रहा है आपको कोई ऐसी जगह या फिर कोई ऐसी बिल्डिंग, रेंट या फिर कोई व्हीकल। अब प्लेस से रिलेटेड कहने का मतलब हो गया, ये यहाँ पे प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स की बात कर रहा है, जो अभी हम लोग आगे आने वाले प्रोविजन में देखेंगे, तो उसमें हम लोग समझ जाएंगे कि कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे आपका घर हो, कोई बिल्डिंग हो या फिर आपकी व्हीकल हो, हाउस, बिल्डिंग या फिर व्हीकल, ठीक। 2RS। देखते 2T को, बात करता है ये पुलिस रिपोर्ट के बारे में, ठीक है। पुलिस रिपोर्ट पहले 2R CRPC में हुआ करती थी, अब इसमें है, ठीक है। पुलिस रिपोर्ट क्या हो गई? ऐसी रिपोर्ट जो पुलिस ऑफिसर बना के देता है मजिस्ट्रेट को, जिसको हम लोग कह सकते हैं चार्ज शीट, हिंदी में बोलते हैं इसको चालान, ठीक। कोई ऐसी रिपोर्ट जिसमें चार्जेस फ्रेम किए गए उस एक्यूज के खिलाफ, वो कॉपी या फिर वो रिपोर्ट, ठीक है, या फिर वो डायरी या वो चालान कहाँ जाएगा? मजिस्ट्रेट की जी के पास, तभी तो उसमें वो मजिस्ट्रेट एक्शन ले पाएगा ना। इसमें यहाँ पे 2T यहाँ पे पुलिस रिपोर्ट की बात करता है। 2U, ठीक है, बात करता है यहाँ पे पुलिस स्टेशन के बारे में।
अब देखिए पुलिस स्टेशन को भी यहाँ पे डिफाइन कर दिया है। पहले ये यहाँ पे होता था 2S CRPC में। पुलिस स्टेशन का मतलब हो गया कोई ऐसी जगह जो जनरली डिक्लेयर की गई है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कि इस जगह को पुलिस स्टेशन बनाया जाएगा। एरिया डिक्लेयर्ड एज पुलिस स्टेशन, ठीक है, पुलिस स्टेशन या फिर कह लीजिए पुलिस एरिया। तो 2U को हमने देखा, यानी कि पुलिस स्टेशन की डेफिनेशन को समझा। अब देखते हैं 2V को, जो बात कर रहा है पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में, ठीक है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर की डेफिनेशन पहले 2U में CRPC में हुआ करती थी। क्या बताया जा रहा है? ऐसा पर्सन जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के एक्शन में या फिर उसके स्पेसिफिक नॉलेज में काम कर रहा हो, यानी कि कहने का मतलब हो गया यहाँ पे आपका सरकारी वकील, गवर्नमेंट एडवोकेट हुआ, सिंपल सा मतलब इसका ये हो गया, ठीक है। W सब डिवीजन, ठीक है, जो पहले 2V होता था CRPC में। सब डिवीजन की यहाँ पे बात करिए डिस्ट्रिक्ट एरिया, यानी कि डिस्ट्रिक्ट एरिया को यहाँ पे या फिर कह लीजिए डिस्ट्रिक्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट एरिया जिसको डिवाइड किया गया है ना, इसको डिवाइड किया गया है। सब डिवीजन, इसका कई विभाग में इसका विभाजन हुआ है, कहने का मतलब, ठीक है। सब डिवीजन 2X क्या बात करता है? समन्स केस के बारे में। समन केस पहले 2W में था, किसमें? CRPC में, जिसमें कोर्ट ऑर्डर देती है उस पर्सन को यहाँ पे प्रेजेंट होने के लिए, यानी कि उस पर्सन को यहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है। कहाँ पे? कोर्ट में, कि आओ या फिर एक्यूज है या फिर कोई स्पेसिफिक पर्सन है जिसको वहां पे बुलाया जाता है कि अपनी गवाही दो या कोई स्पेसिफिक मैटर में तुम्हारी जरूरत आप पड़ी तो तुम आओ। समन केस बेसिकली यहाँ पे हुआ नोटिस देना किसी पर्सन को, किसी स्पेसिफिक सिचुएशन के बारे में आपको नोटिस मिल रही है कि आप आओ यहाँ पे और उससे रिलेटेड जानकारी हमें बताओ, ठीक है। और जो वारंट केस जो होता है ये भी हम आगे देख ही रहे। 2X के बाद अब यहाँ पे आ गया 2Y, जो बात करता है विक्टिम के बारे में, जिसको हिंदी में बोलते हैं पीड़ित पर्सन, ठीक है। ये पहले 2WA CRPC में दिया गया था, ठीक है। यानी कि पहले 2W में समन हुआ करता था और WA में इसका विक्टिम की डेफिनेशन डिफाइन थी। अब यहाँ पे 2WA को हटा के 2Y में विक्टिम को डाल दिया गया। विक्टिम का पर्सन वो हो गया भाई आपका पीड़ित आदमी या फिर सफरर हो गया। जो पीड़ित है, जो परेशान है, जो लॉस झेला है या जो इसके साथ इंजरी हुई है, चोट खाया है कोई रीजन की वजह से, यानी कि उसको एक्यूज पर्सन ने उसको परेशान किया है, उसको नुकसान पहुंचाया, उसको चोट पहुंचाया, ठीक है। तो यहाँ पे वो पर्सन विक्टिम कहलाता है। विक्टिम में आपके गार्जियन भी इंक्लूड हो गए या लीगल हेयर भी इंक्लूड हो गए। आपके गार्जियन भी विक्टिम में आते हैं या फिर लीगल हेयर भी उसमें आते हैं। यानी कि कोई ऐसा इंसान जो सफरर है, जिसके साथ परेशानी हुई है, जिसने परेशानी झेली है, दुख दर्द पीड़ा, तो वो विक्टिम कहलाया जाएगा। लास्ट आपका यहाँ पे डेफिनेशन बचता है 2Z, जो बात करता है वारंट केस के बारे में, जो नहीं था पहले। देखिए यहाँ पे सिर्फ केवल पुरानी CRPC में, तो 2Z बात करता है वारंट केस के बारे में, जो पहले डिफाइंड था 2X CRPC में, इसको 2X में रखा गया था। अब यहाँ पे वारंट केस को डाल दिया गया है। वारंट केस ऐसा ऑफेंस जिसमें डेथ पनिशमेंट है, लाइफ इम्प्रिजमेंट है या फिर लगभग ऐसी सजा है जो लगभग 2 साल की है, ठीक है, ठीक है। डेथ पनिशमेंट है, मौत की सजा, लाइफ इम्प्रिजमेंट है, उम्र कैद, ऐसी पनिशमेंट जो +2 ईयर्स से ज्यादा नहीं है, 2 साल तक की है, ठीक है। लगभग 2 साल से ज्यादा ही है, मतलब कहने का मतलब, ठीक है। ऐसी पनिशमेंट में वारंट निकलता है, ठीक है। ये भी मजिस्ट्रेट द्वारा ही होता है, जिसमें आपको तुरंत एक्शन लेने का यहाँ पे बोला जाता है पुलिस को कि जाओ तुरंत इसको अरेस्ट करो, ठीक है। जहां पे खड़ा मिल जाए वहीं से उसको उठा के ले आओ, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे पुलिस अथॉरिटी को और थोड़ी अप्रोप्रिएट पावर मिल जाती है, थोड़ी एक्सेस पावर दे दी जाती है, ठीक है। लेकिन जो समन केस होता है ये बेसिकली अप्रोप्रिएट फॉर्मल वे होता है नोटिस देने का। तो ये था आपका स्पेसिफिक डेफिनेशन से रिलेटेड सारे सब क्लॉज जो थे 2A से 2Z के अंदर। अभी परेशान होने की, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अभी मैंने एक कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए, एक माइंड में कंसेप्ट को बैठाने के लिए ये डेफिनेशन को पढ़ाया है, ठीक है। समझ आ गया तो वो भी अच्छी बात है, नहीं समझ आए तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि हम लोग सारे जो डेफिनेशन अभी पढ़ रहे हैं इसको हम लोग एप्रोप्रिएट मैनर में अलग अलग प्रोविजन में पढ़ेंगे। जो भी हम समन केस, वारंट केस, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, बेल, बेलेबल ऑफेंस, बेलेबल बॉन्ड, ये जितने भी हम लोग स्पेसिफिक प्रोविजंस
जी, ये हम लोग जितने भी स्पेसिफिक डेफिनेशंस अभी हम लोग पढ़े हैं, ये सारे प्रोविजन के फॉर्म में आपको आगे देखने को मिलेंगे, तो परेशान मत होइए और इसको और आगे अच्छे से कंसेप्ट क्लैरिटी से समझने के लिए तैयार रहिए। आई होप आपको आज की वीडियो का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया हो। तो मिलते हैं फिर बीएनएसएस की नेक्स्ट वीडियो पर।